क्या लिखा हुआ, ढृण निवातम, निवात स्थान हो, प्रवाते एक देशम, ठीक है, डायरेक्ट उसमें हवा ना आए, और अनुपत्यक का मतलब होता है कि वो किसी भी पहाड़ी के नीचे ना हो, ठीक है। तो ये एक तरीका का एक व्रणितागार बताया हुआ है कि रोगी के लिए स्थान कैसा होना चाहिए। तो क्वेश्चन यही आता है कि व्रणितागार का, या फिर जो आईपीडी की जो परंपरा है, वो जो उसका वर्णन जो है, ठीक है, उसके बारे में सबसे पहले कहाँ बताया हुआ है, तो वो उपकल्पनीय अध्याय 15 में बताया हुआ है, ठीक है। आगे क्या बोल रहे हैं कि ऐसा स्थान जहाँ पे धूप भी आती हो हल्की, ठीक है, जल की व्यवस्था अच्छे से हो, शब्द स्पर्श रूप रस गंध, ठीक है, ये ऐसे हो ताकि वो चुभे ना, डिस्कम्फर्ट पैदा ना करें, ठीक है। वर्च स्थान यानी कि मलमूत्र त्याग के लिए अलग स्थान हो, स्नान करने के लिए, ठीक है, अलग स्थान हो, तो सेपरेट सेपरेट चीज़ें हों। और लास्ट में लिखा है प्रशस्तम गृह एवं तावतम पूर्वम उपकल्पित, ठीक है। मतलब क्या है कि भोजन गृह घर में अलग उचित स्थान पर बना होना चाहिए। तो किसी भी चीज़ को सबसे पहले इन्होंने ही बताया कि आपको पेशेंट के रहने की जगह कैसी होनी चाहिए, उसमें क्या क्या चीज़ें अलग अलग सेपरेट होनी चाहिए। तो इसका जो श्रेय है वो आचार्य चरक को ही जाता है, जिसको अपन एक तरीका के बोल सकते हैं कि ये आतुरालय का वर्णन है। आतुरालय मतलब इंडोर का जो कंसेप्ट है वो आचार्य चरक ने बताया, ठीक है। तो सबसे पहले आचार्य चरक ने आतुरालय का कंसेप्ट दिया, ये बात ध्यान रखना, ओके। आगे चलें। जी सर। पूरा देखो ये वाला श्लोक है, अभी ये दिख रहा है आपको, इसको निशान लगा लेना, दृढ़ निवातम प्रवाते देशम सुप्रविचारम अनुपत्य से, ठीक है। तो आपका जो जगह है वो इंडोर है, वो कैसा होना चाहिए, इस तरह का होना चाहिए, ठीक है। सभी इसमें अलग अलग चीज़ें होनी चाहिए। वर्च स्थान मतलब मल का त्याग करने का स्थान, स्नान करने का, ठीक है, ठीक है। अलग से रसोई होनी चाहिए। प्रशस्त गृह एवं तावत उपकल्प्य, यहाँ कुछ चीज़ें बताई हैं जैसे पर्यवदातम, ठीक है, ये हम पहले पढ़ चुके हैं। परिचारक के लक्षण बताए हुए हैं, इसको छोड़ दो, कोई खास बात नहीं है, पहले ही पढ़ चुके हैं। संशोधन व संशमन की प्रक्रिया, इसको भी छोड़ो, ठीक है। ये देखो सबसे पहले हम पढ़ रहे हैं वमन कर्म के बारे में कि वमन कर्म कैसे कराना चाहिए। तो तत्पुरुषम स्नेह स्वदे उपन्नम अनुपतम मन अभिसमक्षम सुखोषितम प्रजीर्ण भक्तम, निशान लगा लो इसको, सुखोषितम सुप्रजीर्ण भक्तम, ठीक है। तो मतलब क्या है, सबसे पहले हमने पेशेंट को क्या कराया, स्नेहन शोधन कराया, ठीक है। स्नेहन शोधन करने के बाद, ठीक है, जब पेशेंट सुखपूर्वक रात्रि में सोया हुआ हो और रात्रि का खाना उसका पच गया हो, ठीक है। सुकोषितम सुप्रजीर्ण भक्तम का मतलब क्या है, रात्रि में उसने अच्छे से जो खाना खाया है वो पच गया हो, ठीक है, और रात्रि में पूरी तरह से नाइट का जो उसका टाइम है वो पूरा उसने लिया, यूटिलाइजेशन किया हो कि भाई रात्रि में जितनी नींद की आवश्यकता है वो नींद उसने ली है, ठीक है। तो सुकोषितम स्वप्रियदत्तम, और फिर बोल रहे हैं सिर स्नान अनुलिप्त गात्रम, ठीक है, अनुपतम वस्त्रम संवितम। तो सुबह सुबह जब उसको स्नान कराना है सिर के माध्यम से, तो सिर से स्नान कर चुका हो और अपने शरीर पर चंदन आदि का अच्छी प्रकार से लेप कर चुका हो। तो ये टर्मिनोलॉजी आपको यूज करनी है, ठीक है। इसको ध्यान रखना है कि अनुलिप्त गात्रम, शरीर पे चंदन आदि का उसने लेप किया हो, ठीक है। आगे लास्ट लाइन में देखो, ठीक है, उसके बाद तो नक्षत्र तिथि मुहूर्त जब सब देखना ही है, ठीक है। लास्ट फाइनल लाइन ये इंपॉर्टेंट है, मधु मधुक सैंदव फाणित उपता मदन फल कसाय मात्रा पाए। तो ये सब फॉर्मेलिटीज करने के बाद आपको क्या करना है, मेडिसिन देनी है बमन कराने के लिए। तो मेडिसिन में क्या है, मधु, मधुक, सैंदव और फाणित, ओके, ये चार चीजें हैं, मधु, मधुक, सैंदव, फाणित, और लास्ट में जो आपकी फाइनल ड्रग है मदन फल कषाय, ये देना है, ठीक है, बमन कराने के लिए।
तो ये वाली लाइन आपको याद रखनी है, मधु मधुक सेंधव फाड़ित, और फिर मदन फल कसाय मात्रा देनी है बमन कराने के लिए। ओके, अगर आपने एक भी बमन देखा हुआ होगा तो ये सब चीज़ें आपको देखने को मिली होंगी। ठीक है, मधु मतलब आपका शहद, मधुक मतलब मिलेठी, सेंधव। तो जब हम बमन कराते हैं पेशेंट को तो सबसे पहले उसका कफ बढ़ाते हैं। ठीक है, कफ जो बढ़ा के ताकि बमन इजीली तरीके से हो जाए, और साथ में उसे मुलेठी का पानी पिलाते हैं या तो, ठीक है, और सेंधव लवण उसमें मिलाया हुआ होता है। ठीक है, उसको सेंधव लवण का पानी जो है वो भी पिलाया जाता है। सबसे पहले मुलेठी का पानी पिलाया जाता है, क्योंकि मुलेठी क्या है, बमनोपग है, बमन में हेल्प करती है। ठीक है, और ऊपर से सेंधव का पानी पिलाया जाता है। ठीक है, और फाणित उपीता मतलब भ्रमण कराने से पहले फाणित का खिलाया जाता है, या फिर जो चीज़ कफ को बढ़ाने वाली होंगी उनको खिलाने के लिए दिया जाएगा। क्लियर? यस सर। नेक्स्ट, भ्रमण औसत पीने का प्रातःकाल ही समय सही समय होता है, इसलिए बात सुखोसितम स्वप्रेजीण भक्तम, इन दोनों पदों से स्पष्ट किया गया है कि रात्रि का खाना पच गया हो, ठीक है, और रात्रि में अच्छे से नींद ली हो। ठीक है, और ये प्रातःकाल का ही समय सबसे बेस्ट होता है इसके लिए। आगे इम्पोर्टेंट है, अजीर्ण वर्धते, अजीर्ण वर्धते गिलानी विबंधम, गिलानी विबंध पर निशान लगा लेना, गिलानी विबंधम। तो अजीर्ण विवर्धते ग्लानि विबंधस्य अपि जायते पीतम संशोधनम च एवं विपरीतम परिवर्तते। सिद्धि स्थान का लिखा हुआ है कि अगर मान लो अजीर्ण की अवस्था में आपने वमन कराने की कोशिश की, तो अजीर्ण अवस्था में वमन कराने की कोशिश की तो क्या हो जाएगा, ये दो कंडीशंस बन सकती हैं, या तो उसको ग्लानि हो जाएगी या उसका विबंध हो जाएगा। ठीक है, या थर्ड कंडीशन क्या होगी, विपरीत परिवर्तते, जिस मार्ग से आपका दोष आना चाहिए था उसके विपरीत मार्ग से आएगा। इसका मतलब वमन करा रहे हैं तो क्या हो जाएगा, वमन करा रहे हैं तो क्या हो जाएगा, विरेचन। विरेचन हो जाएगा। ठीक है, तो ध्यान रहे अजीर्ण की अवस्था में वमन नहीं कराना है। अजीर्ण की अवस्था में वमन कराने से गिलानी, विबंध और औसत का विपरीत मार्ग से निकलना, ये तीन कंडीशंस आ सकती है। ठीक है, ऐसा क्यों होता है अजीर्ण में, तो उसका आंसर नीचे दिया हुआ है कि यदि एक मिनट, हाँ, यदि संशोधन में सर्वप्रथम विरेचन पिलाया जाए तो कफ नीचे घृणी के पास चला जाता है, उससे घृणी ढक जाती है और पाचन क्रिया ठीक नहीं हो पाती, शरीर में भारीपन प्रवाहिका उत्पन्न हो जाता है। ठीक है, इसको तो छोड़ दो, ये अलग चीज़ है। ठीक है, कहना क्या चाह रहा है कि सबसे पहले अजीर्ण की अवस्था में आपको वमन नहीं कराना है, गिलानी विबंध हो जाएगा या फिर औषधि विपरीत मार्ग से आ जाएगी। दूसरा बोल रहे हैं कि विरेचन जो है, विरेचन की कंडीशंस क्या है, विरेचन कब कराना चाहिए, जब मंद कफ हो, जब मंद कफ हो। ठीक है, अगर मंद कफ है और आप विरेचन करा रहे हैं, ठीक है, मंद कफ है और विरेचन करा रहे हैं तो विरेचन आपका अच्छे से होगा। परंतु अगर कफ आपका मंद नहीं है और आपने विरेचन करा दिया तो बड़ी परेशानी होगी। उसके लिए बोल रहा है कि अगर आपने बिना वमन किए या बिना कफ को कम किए हुए, ठीक है, विरेचन पिला दिया जाए तो ये कफ क्या करेगा, बढ़ा हुआ कफ क्या करेगा, नीचे गृहिणी के पास चला जाएगा और गृहिणी को आच्छादित कर लेगा, ढक देगा। ठीक है, जिससे कि जो पाचन क्रिया है वो ठीक प्रकार से नहीं होगी और शरीर में भारीपन, ठीक है, या प्रवाहिका हो जाएगा। ठीक है, तो प्रवाहिका और भारीपन कब होंगे, जब मंद कफ नहीं है फिर भी आप ब्रेचन की कंडीशंस का क्रिएट कर रहे हो या ब्रेचन करा रहे हो। ठीक है, तो उसके लिए जो श्लोक है ये लिखा है, एवांतस्य सम्यक वृक्तम अधय स्रस्तम श्लेष्मा गृहणी आच्छादयति गौरवम आपादयति प्रवाहिका जनयति। ठीक है, अयवांत का मतलब क्या है, बिना वमन किए अगर आप ब्रेचन के लिए तैयार कर रहे हो, ब्रेचन करा रहे हो, तो आपका जो कफ है वो गृहिणी को आच्छादित कर लेगा और कफ के गृहिणी के आच्छादित होने की वजह से शरीर में गुरुता आ जाएगी और प्रवाहिका रोग हो जाएगा। क्लियर? समझ गए? यस सर। ठीक है, तो बिना मंद कफ के
विरेचन नहीं कराना चाहिए। विरेचन कराने की एक कंडीशन पहली यही है कि कफ मंद होना चाहिए। आगे जो चीज़ हमने दी थी, जैसे हम लिख रहे थे मधु, मधुक, सेंधव, ठीक है, और आपको फाइनली फाणित, ये चीज़ देने के लिए बोला है। तो आगे जो कल्प स्थान में पढ़ेंगे तो वहीं लिखा हुआ है सर्वेशु च मधु सेंधव। मधु सेंधव क्या करेगा? कफ का विलयन करेगा, कफ विलयन और छेदन करेगा, ठीक है। तो वमन में हेल्प और हो जाएगी इन मेडिसिन से, इसलिए कफ का विलयन करने के लिए और कफ का छेदन करने के लिए मधु सेंधव का प्रयोग किया जाता है। तो क्वेश्चन आ सकता है मधु सेंधव का प्रयोग वमन के समय किया जाता है, क्यों? क्योंकि उसको कफ का विलयन और छेदन करने के लिए सबसे बेस्ट मेडिसिन, ओके, अच्छी मेडिसिन है। तो ये बात आपको ध्यान रखनी है, और इस हिंदी को भी आपको जरूर एक बार देखना है। क्या लिखा है? सही प्रकार के वमन द्रव्य में मधु, मुलेठी, सेंधा नमक, राव आदि का प्रयोग करने के लिए यहाँ उपदेश दिया गया है, क्योंकि यदि कफ के शरीर में स्रोतों को चिपका रह गया तो उसका निकालना कठिन हो जाता है। यद्यपि स्नेहन स्वेदन से द्रवीभूत होकर कफ अपने कोष्ठ में चला जाता है, फिर भी यदि किसी कारणवश अन्यथा हो गया है तो वह न्यून द्रव्य हुआ है तो गीला करने के लिए या उसको बाहर निकालने के लिए, छिन्न करने के लिए मधु और सेंधव का प्रयोग किए जाएंगे, और उसका कोटेशन नीचे लिखा हुआ है। नेक्स्ट है मदन फल कसाय मात्रा कितनी देनी है। तो अभी तक हमने लिखा है नीचे कि मदन फल देना चाहिए कसाय मात्रा, कसाय प्रयोग में, परंतु कितनी मात्रा में देना चाहिए उसका आंसर यहाँ लिखा हुआ है कि मदन फल कसाय मात्रा प्रमाणम तु खलु सर्व संशोधन मात्रा प्रमाणानि च प्रति पुरुषम अपेक्षितानि, अलग अलग पुरुष के लिए अलग अलग होगी, ठीक है। जो कसाय की मात्रा है वो अलग अलग पुरुष के हिसाब से अलग अलग देने के लिए बताया हुआ है, नंबर 1 बात, ठीक है। यावद यस्य संशोधनम पीतम वैकारिक दोषहरणम उपदत्ते ना चयति योग्य अयोग्य। तो दूसरी बात उन्होंने क्या बोली कि संशोधन की मात्रा इतनी देनी है कि आपके दोष जो है बिना विकार किए हुए ही बाहर निकल जाए, या उसका अतियोग या अयोग ना हो, यानी कि मात्रा कम भी ना पड़े ताकि अयोग हो जाए, और ज़्यादा भी मात्रा ना हो कि वमन ज़्यादा मात्रा में, वमन द्रव्य ज़्यादा मात्रा में देने वमन ज़्यादा हो गया, यानी अतियोग हो गया। तो सम्यक मात्रा में देना चाहिए। तो तावत अस्य मात्रा प्रमाणम वेदितव्य भवन्ति च। तो नंबर 1 बात, मदन फल की कसाय मात्रा प्रति पुरुष के लिए अलग अलग होगी, ठीक है। नंबर 2 बात कि इतनी मात्रा में देना चाहिए ताकि वो दोष उत्पन्न ना करे, विकार उत्पन्न ना करे, और उसके शरीर में जो दोष हैं वो निकल जाएं, ठीक है, और अतियोग और अयोग की कंडीशंस पैदा ना हो, ओके, ठीक है। ठीक है। या फिर आप उसके दूसरे उनके हिसाब से लिखोगे तो उसकी मात्रा अलग दे रखी है, जब हम कल्प स्थान पढ़ेंगे तो वहाँ मिल जाएगा कल्प सिद्धि स्थान में कि कितनी मात्रा देनी है, तो वहाँ मुष्टि प्रमाण में आती है, तो वो जब आप वहाँ पढ़ेंगे तब याद आ जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट है वमन करने की मुख्य विधि। वमन करने की मुख्य विधि में क्या दे रखा है कि वमन अब स्टार्ट कैसे करना। आपने मेडिसिन दे दी, मेडिसिन देने के बाद क्या होगा पेशेंट को, पीतबंतम खलवेन मुहूर्तम अनु आकांक्षित, दवा देने के बाद कितनी देर तक उसको वेट करना है पेशेंट को, 1 मुहूर्त तक, ओके, 1 मुहूर्त तक वेट करना, ये निशान लगा लेना। तस्य यदा जानियात स्वेद प्रादुर्भावेण, सबसे पहले क्या होगा, स्वेद प्रादुर्भाव होगा, स्वेद आएगा, पसीना आएगा, ठीक है। और स्वेद जब आने लग जाए तो आपको समझ लेना चाहिए कि दोष प्रेबिलियन हो गया। दोष क्या हो गए, प्रेबिलियन हो गए, घुलने लग गए दोष, ओके। तो क्वेश्चन आता है स्वेद प्रादुर्भाव से हम क्या समझेंगे, क्या समझेंगे, तो दोष का प्रेबिलियन हो गया, दोष पिघलने लग गए, ठीक है। लोम हर्षेण स्थानव्य, दूसरी कंडीशन क्या हो गया, लोम हर्ष हो जाएगा। पहली कंडीशन थी स्वेद आने लग गया, दूसरा लोम हर्षेण, ठीक है। अब लोम हर्ष हो गया, इसका मतलब दोष अपने स्थान से स्थानव्य प्रचलितम, अपने स्थान से मूवमेंट करने लग गए। यानी कि हम क्या करते हैं कि जैसे मान ली सबसे पहले स्नेह शोधन कराया और मेडिसिन दे दी, तो सबसे पहले स्वेद होगा, इसका मतलब दोष प्रेविलियन हो गया है। लोम हर्ष हो गया, इसका मतलब दोष अपने स्थान से चल गया है। चला कहाँ से, वो अपने जो शाखा मार्ग से है वो कोष्ठ मार्ग में आना स्टार्ट किया, ठीक है। पहले शाखा मार्ग से कोष्ठ मार्ग में आ जाएगा, और इस कोष्ठ मार्ग से मुख्य माध्यम से वो बाहर निकलेगा। तो ये जो
शाखा से कोष्ठ में आने की प्रक्रिया है, कोष्ठ से मुक्ष में आने की भी प्रक्रिया है, तो वो जो मूवमेंट है वो आपका स्टार्ट हो गया लोमर्स के माध्यम से हम पहचान सकते हैं। नेक्स्ट है कुक्षी आदमापेन, कुक्षी में आदमान होगा, और कुक्षी में आदमान होगा उसका क्या मतलब होगा, कुक्षी अनुगतम, दोष आपके कुक्षी में आ गए। ठीक है, तो देखो सबसे पहले शाखा में थे, शाखा से कुक्षी आदमान हो रहा, तो इसका मतलब कोष्ठ में आ गया यानी कुक्षी में आ गए। ठीक है, नेक्स्ट है हल्लास आस्य श्रावणम, अगर हल्लास आस्य श्रावण होगा, ठीक है, तो क्या होगा, इसका मतलब है कि दोष आपके कुक्षी से मुख की तरफ आने लग गए। ये सब नोट कर लेना जब मैं अभी निशान लगा रहा हूं। अथा अस्मे जानू संवादम सुप्रयुक्तम उत्तरम प्रक्षद दोष धानम से उपश्रय अनुपतिष्ठम। ठीक है, अब इसके मतलब क्या है, पेशेंट को जानू को फोल्ड करके बिठाना है और वमन कराने के लिए तैयार होना है। तो इसमें तीन चीज़ें जो हैं, आपको चार चीज़ें याद करनी है। कितनी देर तक वेट करना है, मुहूर्त प्रमाण तक। ठीक है, स्वेद अगर आने लग जाए तो इसका मतलब दोषों का प्रेबिलियन हो गया। लो मर्स होने लग जाए, स्थान से चलने लग गए, कुक्षी में आदमापन हो जाए तो मतलब दोष कुक्षी में आ गए, और अगर हल्लास होने लग जाए तो दोष आपके मुख में आने लग गए। ये बात ध्यान रखनी। ओके, नेक्स्ट है प्रतिग्रह उपचारित ललाटे प्रतिग्रह पार्श्व उपग्रहणे नाभि प्रपीड़ने पृष्ठ उन्मर्दने च आनन पत्रणिया सुहृदो अनुमता प्रत्ययन। ठीक है, हमने अब उसको मेडिसिन तो दे दी, मेडिसिन के बाद जो लक्षण आने लग गए, सबसे पहले क्या करेंगे, एक पेशेंट के साथ जो रोगी होगा या फिर अटेंडेंट होगा वो क्या करेगा, ललाट प्रतिग्रह, उसके ललाट प्रतिक्रिया मतलब उसके माथे पे हाथ रखेगा। ठीक है, माथे पे हाथ रखेगा तो ऐसे करके उसको पकड़ना है, सपोर्ट देना है, ललाट प्रतिग्रह। ठीक है, दूसरा पार्श्व उपग्रहण, पार्श्वों से, दूसरे हाथ से, एक हाथ से तो ललाट पकड़ा और दूसरे से पार्श्व को पकड़ना है उसके ऐसे। ठीक है, तीसरे क्या है, नाभि प्रपीड़ने। ठीक है, नाभि का पीड़न करना है, पेशेंट को बोलना है अपने पेट को दबाओ अंदर। ठीक है, एक हाथ से वो पेट एक हाथ से दूसरे हाथ से दोनों से पेट को दबाने की कोशिश करेगा। ठीक है, और आप पृष्ठ, जो परिचारक होगा वो पृष्ठ उपग्रहण के साथ साथ पृष्ठ का मर्दन करेगा। ठीक है, जो पीठ है उस पर रब करेगा। ठीक है, और इससे वमन हो जाएगा। अगर इससे नहीं हो रहा है तो क्या करेंगे, उंगली, जो अपनी दो उंगलियां हैं उनको मुंह में डालने के लिए बोला है वैसे तो। ठीक है, परंतु बोल रहे हैं कि अगर पत्र होंगे कुछ तो पत्र को भी डाल सकते हैं। सुहृदय अनुमता, जो हृदय के लिए अच्छी हो, वो पत्र डालने के लिए बोले हैं। ठीक है, ताकि वो वमन का जो वेग है वो जल्दी से आ जाए। ठीक है, तो ऐसा आदमी जो कि इस काम में बिल्कुल भी शर्म ना करे, ठीक है, लज्जा ना करे, ऐसे अनुभव आदमी को इसमें लगाने के लिए बोलना चाहिए, ताकि ऐसी जो घृणा वाली जो आदमी जो घृणा करते हैं वो इस काम को नहीं कर पाते। ठीक है, तो इन चार चीज़ों को याद रखना है, ललाट प्रतिग्रह, पार्श्व उपग्रहणे, नाभि प्रपीड़ने, पृष्ठ उन्मर्दने च आनन पत्रेण्या सुहृदो अनुमता प्रत्यय। ओके, यस सर। इसके बाद क्या लिखा है, इतने कार्य होने के बाद रोग को इस प्रकार शिक्षा देनी चाहिए कि अपने अपने ओष्ठ तालु कंठ को खोल रखो, थोड़े परिश्रम करें उड़े हुए को निकालने के लिए, गर्दन व शरीर के ऊपर भाग को झुकाकर भ्रमण में वेग में ही हल्के वेग आ जाना। ठीक, क्या लिखा है कि विव्रत ओष्ठ कालु तालु कंठो न अति महता व्यवयन वेग उदीर्णा उदीर्यन ग्रीवा ऊर्ध्व शरीरे उपवेगम अप्रवर्तान परिवर्तन। अप्रवर्त कराने के लिए क्या करेंगे, सुपरिलिखित नखाभ्याम अगुली उत्पल कुमुद सौगंधिक नाल, मैं बोल रहा ना, कंठ स्पर्शेन मुखम प्रवर्त्यति। अगर मान लो वेग आ गया तो अपने आप आ गया तो कोई बात ही नहीं है, परंतु नहीं आ रहा तो आपके जो नाखून कटे हुए जो उंगली हैं, ठीक है, उन उंगलियों से या फिर उत्पल कमद, इनकी जो डंठल होगी, ठीक है, उनकी जो नाल की डंठल होगी उसको कंठ तक क्या करना है, स्पर्श करना है, ताकि वेग अपने आप बाहर निकल सके। ठीक है, तथा विदम कुर्यादम तस्यो अश्य वेगान। ठीक है, तो नंबर 1 हमने सबसे पहले मधु सेंधव, मधु मधुक सेंधव और फाड़ित दिया, साथ में
मदन फल कषाय दिया। उसके बाद हमने जो बोला कि भाई पेशेंट को क्या बोलते हैं, जो सिम्टम आएंगे उस सिम्टम को देखना है, ठीक है, कि सिम्टम कौन सा आ रहा है। नंबर 2, जब वमन करा रहे हैं तो उसके ललाट को पकड़ के रखना है, पार्श्व उपग्रहण करना है, नाभि प्रपीड़न करना है, पृष्ठ उन्मर्दन करना है, ठीक है। उसके बाद जब वमन का वेग आने वाला स्टार्ट हो जाए तो अच्छी बात है, नहीं आए तो नख नख कटा हुआ उंगली से या उत्पल कुमुद सौगंधिक द्रव्यों से कंठ को स्पर्श करना है ताकि वमन अच्छे से निकल सके, वमन का जो वेग है वो सुखपूर्वक आ सके। ओके, ये बात ध्यान रखनी। यदि आसनों में ना बैठा जाए तो वमन का वेग उचित प्रकार से नहीं निकलता, ठीक है। तो इसको भी नोट कर लेना। देखो, यदि आसन पे बैठा ना जाए तो वमन का वेग उचित प्रकार से नहीं निकलता, इसलिए मतलब स्पेशली आपको उसी आसन में बैठना है जिस आसन में बैठने के लिए बोल रहा है, ताकि वमन का जो वेग है वो सुखपूर्वक हो सके, ठीक है। तो ना अति उन्नतो ना अति अवनतो पार्श्व अपवृतो वा, ठीक है, ना तो अधिक ऊंचा हो ना ज़्यादा नीचा हो, पार्श्व अपवृतो वा तत् तत् उन्नतस्य च हृदय पीड़ा भवति और अवनतस्य च सिर कोष्ठ पीड़ा। अगर मान लो उन्नत ज़्यादा होगा, ऊपर ज़्यादा उठा हुआ होगा तो क्या होगा, पृष्ठ और हृदय में पीड़ा होगी। और अगर ज़्यादा झुका हुआ होगा, नीचे ज़्यादा होगा, अवनत ज़्यादा होगा तो सिर कोष्ठ पीड़ा होगी, ठीक है। तो दोनों बातों को ध्यान रखना है कि अगर उन्नत है तो हृदय पृष्ठ पीड़ा और अवनत है तो सिर और कोष्ठ में पीड़ा। ओके, समझ गए बात? यस सर। नेक्स्ट है वमन के कर्म के अयोग, योग और अतियोग के लक्षण। तो तत्रम न्यूनम अयोग अतियोग, अयोग अतियोग विशेषज्ञानी भवंती, ठीक है। कोई खास बात नहीं है इसमें। इसमें ये बोल रहा है कि भाई अब आपने वमन करा लिया, वमन अब होना ही होना है, या तो वो खुद हो जाएगा या आप उंगली डाल के करा लोगे। उसके बाद हो गया तो 3 कंडीशन बन सकती है, या तो वमन का अयोग बन सकता है, या सम्यक योग बन सकता है, या अति योग बन सकता है, ठीक है। अब इनके आगे लक्षण हम बोलेंगे। सबसे पहले वमन का अयोग का लक्षण, ठीक है। तो अयोग का मतलब क्या है, हम कफ में क्या कौन सा दोष निकाल रहे हैं बाहर, कफ। सॉरी वमन में कफ दोष निकाल रहे हैं। अगर मान लो अयोग हो गया, इसका मतलब कफ पूरी तरह से क्या हुआ, निकला नहीं है, राइट, यस सर। ठीक है। तो इसका मतलब कफ नहीं निकला, तो इसका मतलब अप्रवृत्ति, प्रवृत्ति ही नहीं हुई वमन की, ठीक है। तो अप्रवृत्ति से कुतिशस्य केवलम बा अपि औषधस्य, ठीक है। आपने जो उसको मेडिसिन खिलाई वो मेडिसिन ही निकल के रह गई, तो वमन की अप्रवृत्ति नहीं, प्रवृत्ति नहीं हुई, अप्रवृत्ति हो गई। और जो औषधि खिलाई वही केवल निकली है। विभ्रंश विबंधम, विभ्रंश हो गया, विबंध हो गया। और बेगा नाम अयोग लक्षणानी, ये सब कंडीशन बनेंगी, तो इससे देख के समझ जाना चाहिए कि वमन का अयोग हुआ है। नंबर 1, वमन के प्रवृत्ति नहीं हुई। नंबर 2, जो औषधि पिलाई है वो औषधि ही केवल बाहर आए। और विभ्रंश हो जाए, विबंध हो जाए, तो इसका मतलब है वमन का अयोग हुआ है। ओके, अब ये तो बताया जी यहाँ सर। पे, ये तो कॉमन बता दिया सामान्य सा कि ये चीज़ मिलेंगी। इसके और लक्षण हम जो सिद्धि स्थान पढ़ेंगे तब वहाँ पढ़ेंगे। तो वहाँ क्या बताया है, तो देखो, अयोगे प्रतिलोम्यन्ना अल्पम व प्रवर्तनम, ठीक है, कि अयोग अगर हो गया तो प्रतिलोम गति हो सकती है, या कम मात्रा में दोष निकलते हैं या निकलते ही नहीं है, ठीक है। उसके अलावा देखो, कफ बढ़ा हुआ है, इसका मतलब अयोग हुआ है तो कफ बढ़ा हुआ है शरीर में, राइट। तो बात समझ में आ गई। अगर अयोग हुआ है तो कौन सा दोष बढ़ा हुआ मिलेगा शरीर में, कफ बढ़ा कफ हुआ दो। मिलेगा, ठीक है। अगर कफ बढ़ा हुआ मिलेगा, इसका मतलब जो कफ के कारण जो व्याधियां हैं वो व्याधियां हो जाएंगी। तो कफ की जो व्याधियां हैं वो रस दुष्टि की जो व्याधियां हैं वो सिमिलर होंगी, ठीक है। और रस दुष्टि की व्याधियों में स्किन डिजीज आती हैं, ये बात ध्यान रखना, दिमाग में बिठा लो। इसलिए क्या बोल रहा है कि अयोग अगर हो गया
ठीक है, ये अतियोग लिखा है, इसको अयोग कर लेना। अयोग अगर हो गया तो क्या होगा, दुष्छर्दिते, स्फोट कंडु, कोट कंडु, हृदय खाब शुद्धि, गुरु गात्रता चय, ये आपके रोग हो जाएंगे। दुष्छर्दिते मतलब अगर वमन पूरी तरह से नहीं हुआ है, अयोग हो गया वमन को, तो स्फोट, कोट, कंडु, हृदय विशुद्धि, गुरु गात्रता चय। ओके, तो ये बात याद रखनी है। भागवत ने भी इसी के संदर्भ में कुछ बात कही। भागवत ने क्या बोला कि सही बात है, जो चरकने का वो तो है ही है, साथ में निष्टिविका, कोट कंडू और ज्वराध्याय, इस पे निशान लगा लेना। अलग से चीज़ क्या बताई उन्होंने, ठीक है, अलग से चीज़ बताई थी, निष्टिविका मतलब बार बार में थूक आएगा, ठीक है, कोट कंडू तो है ही है, और ज्वर आदि हो जाएगा, फीवर भी आ सकता है। तो निष्टिविका और ज्वराध्याय किसने बताया है, भागवत ने बताया, ये अलग से बात याद रखना। ओके, भागवत ने और भी चीज बताई कि मान लीजिए अगर अयोग हो गया तो उसकी चिकित्सा क्या है, ठीक है, तो बोल रहा है कि हीन योग होने पर इसकी चिकित्सा का वर्णन भागवत ने बोला है, इसको निशान लगा लेना। हीन बेगम, हीन बेग होने पर कणाधात्री सिद्धार्थ लवण उदके, कणा बोलते हैं पीपली को, ठीक है, तो कणाधात्री सिद्धार्थ लवण उदक, इसका प्रयोग करना चाहिए। ओके, ठीक है, सिद्धार्थ बोलते हैं सरसों को, ठीक है, तो कणा धात्री सिद्धार्थ लवण उदक, इसका प्रयोग करोगे तो जो आपका वमन का पूरी तरह से वमन नहीं आया हुआ है उसके जो कॉम्प्लिकेशन है वो ठीक हो जाएंगे। आगे चलें, ये नेक्स्ट है वमन के सम्यक लक्षण। अभी पढ़े थे हमने अयोग के लक्षण, अब पढ़ रहे हैं सम्यक लक्षण। अगर सम्यक लक्षण है इसका मतलब कफ पूरी तरह से निकल गया है, और जब कफ पूरी तरह से निकल जाएगा तो शरीर में लघुता उत्पन्न हो जाएगी, ठीक है, लाइटनेस फील होगी, है ना, तो वही है काले प्रवृत्ति ना अति मैथी व्यथा, जितना समय चाहिए है उतने समय में उसकी प्रवृत्ति हो गई, कोई ज़्यादा व्यथा नहीं हुई, ठीक है, और दोष क्या होंगे, यथाक्रम से आएंगे, यथाक्रम दोष हरणम, यथाक्रमम दोष हरणम। अब उसका क्रम क्या है वो आगे आ जाएगा। तो काल के जिस समय में बताइए उतने समय में वमन हो गया, ठीक है, ज़्यादा पेनफुल नई कंडीशन नहीं हुई, आराम से हो गया, और जो दोषों का जो क्रम है वो क्रम उसी को फॉलो किया। तो स्वयं च अवस्थनात् इति योग लक्षणानि च भवन्ति, ठीक है, योगेन तो दोष प्रमाण। अब जो दोष जो निकले हैं वमन के बाद, वो दोष प्रमाण के हिसाब से कितनी प्रमाण में निकले हैं उसके आधार पर उसे 3 भागों में बांटा हुआ है, ठीक है, तीक्ष्ण वमन, मृदु वमन और मध्य वमन। ओके, बात समझ आई, तीक्ष्ण वमन, ये मृदु वमन और मध्य वमन, ठीक है। तो नंबर 1 वमन के योग का सम्यक लक्षण क्या है कि भाई काल प्रवृत्ति हो, नाति मैथेवता हो, यथाक्रम दोषाणम, और 3 प्रकार से हो सकती है, तीक्ष्ण, मृदु, मध्य, किसके बेस पे, दोषों के प्रमाण के बेस पे। अब हम बात करेंगे कि जो बताया है कि क्रम क्या है, दोषों को निकलने का क्रम क्या है, उस क्रम को आपको याद रखना है जरूर, ठीक है, वैसे तो वो आगे आएगा, परंतु यहाँ पे हमको जो बताया हुआ है वो है सुश्रुत वाला, सुश्रुत वाला है, जरूर याद रखना। सुश्रुत वाला याद रख लोगे बाकी सबका अपने आप याद हो जाएगा, ठीक है, चरक का, भागवत का, ये सब का अपने आप याद हो जाएगा, ठीक है। सॉरी, सबसे पहले आप भागवत का याद करो, भागवत का सबसे बड़ा है और सबसे अच्छा है। तो भागवत क्या बोलते हैं कि सबसे पहले जो औषधि निकले स्वेद प्रसेक, कि जब आपको वमन होगा तो सबसे पहले स्वेदन आएगा, ठीक है, और फिर प्रसेक, मुख से पानी आएगा, प्रसेक इंपॉर्टेंट है, प्रसेक, ठीक है, प्रसेक नोट कर लेना, प्रसेक आ गया, प्रसेक के बाद लिखा हुआ है, ठीक है, औसत निकलेगी, ठीक है, प्रसेक, औसत
और फिर दोष निकलेंगे। दोष में सबसे पहले क्या निकलेगा? कफ निकलेगा, पित्त निकलेगा और वात निकलेगा। ओके, तो ये क्रम से ये सब चीजें होंगी। ठीक है, भागवत के अनुसार सबसे पहले स्वेद, स्वेद के बाद प्रसेक, प्रसेक के बाद औसत, औसत के बाद कफ पित्त अनिल, ये निकलेंगे। अगर सुश्रुत में देखेंगे तो श्लोक में स्वेद नहीं आएगा। कहां से स्टार्ट हो जाएगा? प्रसेक से स्टार्ट हो जाएगा। ठीक है, और अगर चरक में देखेंगे तो प्रसेक और औसत भी नहीं आएगा। क्या आएगा? डायरेक्ट कफ पित्त अनिलस्य। ओके, तो ये ध्यान रखने वाली बात है। क्लियर? बात समझ आई? ठीक है। है ना, भागवत में हमने क्या बोला? स्वेद प्रसेक औसत कफ पित्त अनिलस्य। श्रुत में जो स्वेद वाला पार्ट है वो हटा दिया, चरक में प्रसेक और औसत हटा दिया। ठीक है, और दूसरा जो प्रमाण के आधार पर हमने बताए थे मृदु मध्य तीक्ष्ण वमन, उसका प्रमाण किस बेस पे लिखा हुआ है? तो वो लिखा हुआ है कि नंबर ऑफ क्वांटिटी कितनी है जो बाहर निकला है। ठीक है, जो आपका मटेरियल निकला है वो क्वांटिटी कितनी है और उसके बेग कितने आए उसके आधार पर। जैसे जघन्य मध्य प्रभरेशुषु बेगा। ठीक है, तो वमन के बेग कितने आ सकते हैं? या तो बेग आपके 6 बेग हैं, ठीक है, 8 बेग हैं और 4 बेग हैं। तो यहाँ पे लिखा है चत्वार अष्टा और चत्वारम इष्टा बमने षड अष्टौ। ठीक है, या तो 4 बेग हों या फिर 6 बेग हों या 8 बेग हों। तो सबसे ज़्यादा 8 बेग होगा, मतलब तीक्ष्ण वमन हो गया या फिर प्रवर हो गया। ठीक है, ये मध्यम हो गया। ठीक है, और ये अवर हो गया। तो ये जो हम बता रहे थे मृदु मध्य तीक्ष्ण, ये इसी कैटेगरी, इसी बेस पे है। ठीक है, कि कितने क्वांटिटी में आपके बेग आए और उसमें कितनी मात्रा में निकला। तो पहला तो ये बता दिया हमने बेगों के आधार पर। दूसरा, क्वांटिटी कितनी निकली। ठीक है, तो क्वांटिटी वाली बात यहाँ पे लिखी हुई है, द्वय त्रि चतुर्गुणा। ठीक है, या तो 2 पृष्ठ या 3 पृष्ठ या 4 पृष्ठ, जो आपके अंदर से जो मटेरियल निकलेगा उसकी क्वांटिटी को मापने के बाद या तो वो 2 पृष्ठ हो या फिर 3 पृष्ठ हो या 4 पृष्ठ हो। तो 2, 3, 4 पृष्ठ के आधार पर ही जगन मध्य प्रवरेशु इसको अपन डिफाइन कर सकते हैं या मृदु मध्य तीक्ष्ण को डिफाइन कर सकते हैं। ओके, आगे चलें। जी सर। वमन के लक्षण। तो ये वमन के अतियोग के लक्षण है, इसको नोट कर लेना। वमन के लक्षण नहीं, वमन के अतियोग के लक्षण है। ठीक है, क्या लिखा है? योग्य अधिकेन, अगर ज्यादा अतियोग हो गया तो फेनिल रक्त चंद्र उपगमनम। इंपोर्टेंट है, बहुत इंपोर्टेंट है। फेनिल रक्त चंद्र उपगमनम अतियोग लक्षणानि। अगर मान लो अतियोग हो जाता वमन का तो उसमें फेनिल मतलब झाग आता है और रक्त के साथ रक्त की जैसे चंद्रिका निकल के आएंगी। ठीक है, तो रक्त चंद्रिका बोलते हैं, जो उसका मटेरियल निकलेगा उसके साथ रक्त चंद्रिका उपगमन होगा। ये आपके वमन का अतियोग का लक्षण दिया हुआ है। आगे जो हम देखेंगे वो और भी चीज़ें इसमें देखेंगे। ठीक है, जो यहाँ लिखी हुई हैं, देखो सिद्धि स्थान में तृष्णा मोह मूर्छा अनिल कोपम निद्रा अति हानि मृत्यु, सब ये पूरी चीज़ें याद करने की हैं, परंतु अभी आपको इसको ध्यान रखना। और ये अगर याद हो सके तो ये भी याद करना ही पड़ेगा। मैं बोला था ना, अति योग, अयोग और सम्यक योग, इनके आपको श्लोक याद करने ही हैं। ठीक है, तो जैसे यहाँ पे हमने फैनिल रक्त चंद्र का उपगमन बोला है चरक ने, और वही बात आगे आचार्यों ने अष्टांग हृदय में क्या बोला है? जीव शोणित बोला है, जीव शोणित निर्गमन। ठीक है, और मृत्यु तक हो सकती है। तो ये जीव शोणित लिखा आ जाए, चाहे बोले फेनिल रक्त चंद्र का उपगमन लिखा है, ये वमन का अतियोग का लक्षण है। ओके, नेक्स्ट वमन का अतियोग और अयोग के उपद्रव। अगर अतियोग और अयोग हो गया तो उससे क्या क्या कॉम्प्लिकेशन होने की पॉसिबिलिटी है उसके बारे में बोला हुआ है। तो ये 10 उपद्रव होते हैं उसके।
ठीक है, 10 उपद्रव होते हैं। ये वाला श्लोक चरक सिद्धि में लिखा हुआ है, आदमान परिकर्तिका श्रावो हृदय गात्र ग्रो जीवादानम सा विभ्रंशम स्तम च उपद्रवम प्लम अतियोग अयोगश्च दस एता व्यापदो मता। ये 10 आपके वमन व्यापद के कॉम्प्लिकेशंस हैं। ठीक है, वमन विरेचन के कॉम्प्लिकेशन है। ठीक है, वही बात यहाँ लिखी है, थोड़ा सा नाम चेंज किया है। मेरे हिसाब से आपको ये वाला श्लोक याद करना चाहिए। ठीक है, क्योंकि ये पॉपुलर श्लोक है, बार बार में यही पूछा जाता है। बात मतलब दोनों का एक ही निकल के आए। ओके, क्लियर? यस सर। तो वमन विरेचन के व्यापद कितने होते हैं? टोटल 10 बताए ना, ये मैंने अभी बताया था ना, 10 से एता व्यापतो, टोटल 10 व्यापक बताए हैं। ठीक है, तो चाहे इनको याद करो चाहे इनको याद करो, बात एक ही है। ठीक है, यहाँ लिखा भी है 10 उपद्रव होते हैं वमन विरेचन के। यस। अब नेक्स्ट, अब पूरी तरह से वमन हो गया, व्यापक व्यापक कुछ नहीं हुआ, तो क्या करना है? योगेन तु खलवेन छर्ति वंतम अभिसमीक्षम सुप्रचालितम पाणिपादस्य मुहूर्त आश्वास्य स्नेहिके ब्रेचनिके उपशमनीय धूमम अन्यतम सामर्थ्यात पायत्वा पुनः उदक उपस्क्रम स्पर्शियत। ठीक है, तो सबसे पहले क्या करेंगे? समय रूप से वमन हो गया है तो रोगी के हाथ पैरों को, ठीक है, क्या करेंगे? धोएंगे। तो ये कोई खास बात नहीं है। और उसको एक मुहूर्त तक वेट करेंगे, एक मुहूर्त तक उसको बिठा के रखेंगे आराम की अवस्था में। इंपॉर्टेंट है, एक मुहूर्त तक। ठीक है, औषधि देने के बाद भी वेट करना था, एक मुहूर्त तक। ठीक है, वमन होने के बाद भी एक मुहूर्त तक वेट करना है। एक मुहूर्त के पश्चात क्या करना है? उसको धूम्रपान कराना है। धूम्रपान कौन सा कराना है? स्नेहिक, ब्रेचनिक, उपशमनीय, कोई सा भी करा दो तीनों में से, कोई भी लिमिट वो नहीं है कि कोई सा जो है वो करा सकते हो। स्नेक करा सकते हो, ब्रेचनिक करा सकते हो, उपशमन करा। तो क्वेश्चन आता है कि वमन करने के बाद कितने समय के बाद धूम्रपान करा सकते हैं? आंसर क्या जाएगा? एक मुहूर्त। एक मुहूर्त के बाद। ये बात याद रखना। ठीक है, नेक्स्ट है वमन के बाद रोगी के आदेश। रोगी के आदेश मतलब अब वमन हो गया कंप्लीटली। ठीक है, कोई भी किसी भी तरह का कोई कॉम्प्लिकेशंस नहीं हुआ, धूम्रपान भी कर लिया। ठीक है, अब उसके बाद उसको इंस्ट्रक्शन देने के आपको क्या करना है क्या नहीं करना है। ठीक है, तो इसके लिए लिखा हुआ है, विरुद्ध अजीर्ण असातम्य अकाले प्रमितासन अतिहीनम गुरु भोजन वेग संधारण। ठीक है, इन सब का प्रयोग नहीं करना है। तो कुछ चीज़ें ये बताई हैं, इनको मना किया हुआ है कि भाई आपको ये काम नहीं करना है। ठीक है, और भी चीज़ लिखी हुई हैं, निवात अगारम अनुप्रवेश्यम, जहाँ पे डायरेक्ट हवा ना आती हो ऐसी जगह पे बिठाना है, नवात स्थान में बिठाना है। ज़्यादा ऊंची आवाज़ में नहीं बोलना है। ठीक है, ज़्यादा व्यायाम नहीं करना है, व्यायाम बिल्कुल करना ही नहीं, चक्रमण नहीं करना है, क्रोध शोक नहीं करना है, ये सब चीज़ें मना की गई। ठीक है, उसके बाद संसर्जन क्रम। तो अब क्या हुआ? वमन करा दिया आपने, वमन होने के बाद पेशेंट की अग्नि क्या हो जाएगी? मंद हो जाएगी। उस अग्नि को अपनी अवस्था में लाने के लिए संसर्जन क्रम बताया हुआ है। ठीक है, तो संसर्जन क्रम कैसे बताया हुआ है उसके बारे में देखो कि अथ न साय परे बाह ही सुखोदक परिसितम। ठीक है, तो जिस दिन वमन हुआ है उस दिन शाम को, ठीक है, उसी दिन और सायकाल क्या करना चाहिए? जल से परिसेचन व स्नान करने के बाद पुरुष को पुराने लाल चावलों की सुकोष्ण मंड प्रधान यवागु का प्रयोग करना चाहिए। तो यहाँ पर निशान लगाइए, मंड पूर्वा सुकोषण यवागु। ओके, इसका प्रयोग करने के लिए सबसे पहले बोला गया। ठीक है, तो ये कब बोला, कब तक कराना है? जिस दिन वमन हुआ है उस दिन शाम को, और नेक्स्ट डे आपको क्या बोला है? मंड पूर्व सुकोष्ण यवागु पान करने के लिए बोला है। ठीक है, आगे भी क्या लिखा है? द्वितीय तृतीय च अन्न काले, दूसरा और तृतीय अन्न काल होगा उसमें भी इसी को बोला है। चतुर्थ अन्न काले, ठीक है, तो यहाँ लिखा हुआ है नीचे कि दूसरे तीसरे अन्न काल अर्थात भोजन के समय भी दें। अब आगे नेक्स्ट चतुर्थ अन्न काल होगा, तो यहाँ से नया सेंटेंस चालू हो जाएगा, चतुर्थ अन्न काले। उसमें क्या देंगे?
तो उसमें देने के लिए बोला है लास्ट में, विलेपी उष्णोदक द्वितीय अस्नेह लवण अल्प स्नेह लवण बा भोज्य। ओके, तो विलेपी का प्रयोग करने के लिए बोला हुआ है दूसरे भोजन, चौथे भोजन काल में, कि क्या कैसे देना है, कि साली चावलों से अच्छी प्रकार से सिद्ध की हुई विलेपी जिसमें स्नेह और नमक बिल्कुल ना डाला गया हो या अल्प मात्रा में डाला गया हो, उसे खिलाने से अनुपान गर्म जल को पीने को दें। तो दूसरी कंडीशन ये है, और जो चौथे अन्न काल में खिलाया है वही पंचम और षष्ठे अन्न काल में खिलाना। ये यहाँ पे सेंटेंस खत्म हो जाता है। दूसरा है तीसरा जो अन्न काल है उसमें क्या देखो, सप्तम अन्न काल है, मतलब तीसरा जो कंडीशन है वो, पहला हमने बताया मंड पूर्वा या सुकोष्ण या वागु, दूसरा विलेपी बता दिया। अब तीसरा हम जो बता रहे हैं, तो पहला वाला एक से लेके तृतीय अन्न काल तक देना है, दूसरा वाला आपके चौथे अन्न काल से लेके षष्ठम अन्न काल तक देना है, तीसरा सप्तम अन्न काल से स्टार्ट करना है। ठीक है, सप्तम अन्न काले तथा विधानेन एवं शालिनाम द्वयप्रशतम सुकोष्णम औदन उष्णोदक अनुपानम, इस पर निशान। और आगे यहाँ पे मृदु मुदक यूसेण, तो यूस का प्रयोग करने के लिए इसमें बोला है। और जो सप्तम अन्न काल में देंगे वही चीज आपके अष्टम और नवम अन्न काल में देना। ठीक है, तो पहला अन्न काल जो था वो सेम द्वितीय और तृतीय के समान भी अन्न काल था, जिसमें अपन ने मंडपूर्वा सुकोष्ण या बागु दी। दूसरे में अपन ने चतुर्थ अन्न काल से चालू किया और विलेपी दी, और कब तक दी, पंचम और षष्ठम अन्न काल तक। फिर सातवें पे स्टार्ट कर रहे हैं अपन मुदक यूष। ठीक है, और कब तक देनी है वो, आठवें और नवें अन्न काल तक। और लास्ट में 10वें अन्न काल से स्टार्ट करना है आपको लाबक कपिंजल यानी मांस रस। ठीक है, मांस रस का प्रयोग करना है। और लास्ट में ये कितने अन्न काल तक चलेगा, आपके द्वादश अन्न काल यानी कि 12 अन्न काल तक चलेगा। अगर इसको हम दोबारा से कन्वर्ट करें, शॉर्ट में लिखें, तो हम इसको इस तरह से लिख सकते हैं, ठीक है, पहले अन्न काल से लेके आपके तृतीय अन्न काल तक, चतुर्थ अन्न काल से लेके षष्ठम अन्न काल तक, सप्तम अन्न काल से लेके नौवें अन्न काल तक, और 10वां अन्न काल से लेके 12वें अन्न काल तक। ये 4 चीजें हैं। ठीक है, पहले में हमने जो बताया मंडपूर्वा यवागु, ठीक है, मंडपूर्वा सुकोष्ण यवागु। नंबर 2 में हमने बताया विलेपी, ठीक है, यवागु विलेपी। तीसरे में हमने बताया था मुदक यूष, ठीक है, और चौथे में बताया हमने आपको मांस रस। ओके, क्लियर। इस तरह से आप इनको जी सर। याद कर सकते। तो ये अन्न काल तो 12 हो गए टोटल। ठीक है, तो एक दिन में 2 अन्न काल होते हैं आयुर्वेद के अकॉर्डिंग, तो दिन कितने हो जाएंगे पूरे, दिन कितने हो जाएंगे, बताइए भाई। एक दिन में 2 अन्न काल होते हैं, तो 12 अन्न काल हैं, तो टोटल दिन कितने हो जाएंगे, इसमें भी सोचना पड़ रहा है क्या। 24 हो जाए, 24। यार कैसी बात कर रहे हो, एक दिन में 2 एक अन्न दिन। काल, एक दिन में 2 अन्न काल होते हैं। ठीक है, 2 बार ठीक खाना है सर। खाते हैं ना, और ऐसे 12 जी अन्न सर। काल हैं, तो कितने दिन बचेंगे, 2 से डिवाइड कर देंगे ना इसको, तो 6 बचे ना। जी सर। ठीक है, तो 6 आपको दिन है, तो 6 हम्म। दिन होंगे या 7 दिन होंगे। 7 दिन कैसे बन सकते हैं वो, जैसे मान लीजिए बमन आज से चालू किया है मैंने, तो आज शाम से मैं अन्न काल चालू करूंगा, इसलिए लिखा है ना साय।
ठीक है। अगर ये सुबह से चालू होता तो 6 दिन हो जाते पूरे, परंतु ये शाम से चालू हो रहा है तो 7 दिन हो जाएंगे, या 7 दिन ना कह के उसको अपन 7 रात्रि बोल देंगे। तो इसलिए 7 रात्रि प्रकृति भोजम आगच्छतेम, तो ये 7 रात्रि का क्रम बताया हुआ है। ओके, इसलिए 7 रात्रि लिखा हुआ है। समझ गए बात? ठीक है। यवागु में कितने गुना जल होता है? 6 गुना से। 6 गुना होता है। वेरी गुड। और मंड में कितना होता है? मंड 4 गुना से। यवागु 4 गुना नहीं होता, यवागु 6 गुणे सब पचेत, सही बात है। मंड में होता 14 गुना जल। 14 गुना। वो श्लोक आपने याद नहीं किया, इसका मतलब मैंने जो याद करवाया था। ठीक है, बाकी कल पढ़ाएं। ठीक है सर। ठीक है, अब ये ब्रेचन वाला पार्ट है, इसको कल करा देंगे। चलो ठीक है, ओके।